नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी किताब की यात्रा पर ले जाने वाला हूं जिसने दुनिया भर में करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी। किताब का नाम है द पावर ऑफ नाउ यानी अभी की शक्ति और इसे लिखा है मशहूर आध्यात्मिक गुरु एकहार्ट टोले ने। यह किताब कोई मोटिवेशनल लेक्चर या सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग पर आधारित कहानी नहीं है। यह एक जीवन जीने का तरीका है जो हमें सिखाता है कि हमारी असली ताकत, हमारी असली आज़ादी और हमारी असली खुशी सिर्फ अभी के क्षण में ही है। हम में से ज्यादातर लोग अपना जीवन या तो बीते हुए कल की यादों में जीते हैं या आने वाले कल की चिंता में। और इस दौड़ में हम वर्तमान खो देते हैं, वही वर्तमान जिसमें असली जिंदगी घट रही है। एकहार्ट टोले का कहना है, अगर हम सच में जीना चाहते हैं, अगर हम सच में शांति चाहते हैं, तो हमें एक ही काम करना है, आज में जीना सीखना होगा। एकहार्ट टोले का जन्म जर्मनी में हुआ। बचपन में उनका जीवन आसान नहीं था। मानसिक तनाव, चिंता और डिप्रेशन उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे। लेकिन एक दिन 29 साल की उम्र में उनके अंदर कुछ ऐसा बदलाव आया जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। उन्होंने महसूस किया कि उनके अंदर जो मैं है वह कोई स्थिर चीज नहीं है, बल्कि विचारों और भावनाओं का एक निरंतर बहाव है। और इस एहसास के साथ उनकी सारी मानसिक पीड़ा खत्म हो गई। उसके बाद उन्होंने सालों तक लोगों को अभी के क्षण की शक्ति के बारे में सिखाया और यही अनुभव उन्होंने इस किताब में उतारा। दोस्तों, इस किताब का पहला और शायद सबसे महत्वपूर्ण संदेश है, आपकी जिंदगी में जो कुछ भी होता है आपके दिमाग के कारण। सुनकर अजीब लगता है ना? क्योंकि हम तो बचपन से यही मानते आए हैं कि मैं वही हूं जो मैं सोचता हूं। लेकिन एकहार्ट कहते हैं, नहीं, आप अपनी सोच से कहीं बड़े हैं। जरा सोचिए, जब आपके दिमाग में कोई विचार आता है तो क्या वो विचार आप होते हैं? अगर आप दुखी महसूस कर रहे हैं तो क्या आप खुद दुख हैं? नहीं, ये सब आपके अनुभव हैं, लेकिन आपकी असली पहचान नहीं। हमारा दिमाग लगातार बातें करता रहता है। सुबह उठते ही आज क्या करना है, कल क्या हुआ था, वो इंसान क्या सोच रहा होगा, भविष्य में क्या होगा। ये नॉनस्टॉप चैटर हमें कभी चुप नहीं रहने देता। समस्या ये है कि हम इस आवाज से इतना जुड़ जाते हैं कि हमें लगता है यही मैं हूं। लेकिन एकहार्ट कहते हैं, जैसे आसमान में बादल आते जाते हैं वैसे ही विचार भी आते जाते हैं। आसमान बादलों से अलग है, उसी तरह आप अपने विचारों से अलग हैं। माइंड को ऑब्जर्व करना, इसको समझने के लिए एक आसान अभ्यास है। अभी इस वक्त अपनी आंखें बंद करें और 1 मिनट तक सिर्फ अपने विचारों को देखें। कोई विचार आया, आज नाश्ते में क्या खाऊं? बस देखें, पकड़े नहीं। कोई चिंता आई, कल मीटिंग में क्या होगा? बस देखें, उसमें डूबे नहीं। जब आप ऐसा करते हैं तो आपको एहसास होगा, विचार आप नहीं हैं, बल्कि आप तो वह हैं जो इन विचारों को देख रहा है। यही सचेतनता, अवेयरनेस है। वर्तमान का अनुभव, जब आप अपने विचारों से थोड़ी दूरी बनाते हैं तो आपके पास एक खाली जगह आती है और इस खाली जगह में आप आज को महसूस कर पाते हैं। आज में न अतीत की याद है, न भविष्य की चिंता। आज में सिर्फ शांति है। एक साधारण उदाहरण, मान लीजिए आप पार्क में बैठे हैं। हवा धीरे धीरे बह रही है, पत्ते हिल रहे हैं, पक्षी गा रहे हैं। अचानक आपका दिमाग कहता है, मुझे घर जाकर कपड़े धोने हैं। और बस आप पार्क से निकलकर अपने दिमाग में चले जाते हैं। लेखक कहते हैं, अगर आप उस विचार को बस आते जाते देखें और वापस हवा की ठंडक, पत्तों की सरसराहट और पक्षियों की आवाज में लौट आएं, तो आपने आज को जी लिया। समस्या कहाँ है? हमारी सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि हमें समस्याएं हैं। असली समस्या यह है कि हम उन समस्याओं के बारे में सोचते रहते हैं और अपने दिमाग की कहानियों में खो जाते हैं। यही वजह है कि एकहार्ट कहते हैं, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, लेकिन उसके गुलाम मत बनो। लेखक अध्याय नंबर 2 में बताते हैं, पेन बॉडी, हमारे अंदर का अदृश्य बोझ। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि बिना किसी वजह के आपका मूड खराब हो जाता है? या कभी छोटी सी बात आपको इतना चोट पहुंचा देती है कि आप घंटों, कभी कभी दिनों तक दुखी रहते हैं?
लेखक कहते हैं इसका कारण है हमारे अंदर मौजूद पेन बॉडी यानी दर्द का शरीर। पेन बॉडी क्या है? पेन बॉडी कोई शारीरिक चीज नहीं है जिसे आप एक्सरे में देख सकें। ये हमारे अंदर जमा हुआ पुराना भावनात्मक दर्द है, वो सारे दुख, गुस्से, निराशा और चोट के अनुभव जो हमने अतीत में झेले और उन्हें ठीक से छोड़ नहीं पाए। हर बार जब हमें भावनात्मक चोट लगी, वो ऊर्जा हमारे अंदर जमा हो गई। समय के साथ ये जमा दर्द एक तरह का ऊर्जा शरीर बना लेता है, जो हमारे असली अस्तित्व से अलग नहीं, लेकिन हमारे मन पर भारी पड़ सकता है। पेन बॉडी कैसे एक्टिव होता है? पेन बॉडी सोया हुआ भी रह सकता है, लेकिन कुछ घटनाएं इसे जगा देती हैं। किसी का हमें अपमान करना, पुरानी यादें ताज़ा होना, असफलता का अनुभव, किसी खास इंसान या माहौल से ट्रिगर होना। जब पेन बॉडी जागता है तो वह पुराना जमा हुआ दर्द फिर से एक्टिव हो जाता है और हम उसे ऐसे महसूस करते हैं जैसे वह अभी हो रहा हो। आइए उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए बचपन में आपके माता पिता ने आपको कई बार डांटा या नजरअंदाज किया। तब आपने वो दर्द महसूस किया, लेकिन ठीक से रिलीज नहीं कर पाए। अब सालों बाद अगर आपका बॉस ऑफिस में आपको हल्के से भी टोक देता है तो पेन बॉडी जाग जाता है और आप उतना ही गुस्सा या दुख महसूस करते हैं जितना बचपन में किया था, भले ही अभी की स्थिति उतनी बड़ी न हो। पेन बॉडी कैसे निपटा जा सकता है? लेखक कहते हैं पेन बॉडी से छुटकारा पाने का तरीका है उसे देखना और पहचानना। जब आप महसूस करें कि आप अचानक गुस्से, दुख या निराशा में हैं, तो तुरंत रुक जाएं और अपने अंदर पूछें, क्या ये मेरा पेन बॉडी है जो अभी एक्टिव हो गया है? जैसे ही आप इसे पहचानते हैं, उसका असर कम हो जाता है, क्योंकि अब आप उस दर्द में पूरी तरह डूबे नहीं हैं, बल्कि आप अब अवेयर हो गए। ध्यान रखने वाली बात यह है, पेन बॉडी अक्सर ड्रामा चाहता है। वो आपको झगड़े, बहस या शिकायत में धकेलेगा ताकि उसे और ईंधन मिले। अगर आप अवेयर हैं तो आप ड्रामा में नहीं फंसेंगे, आप उसे बस देखेंगे बिना उसमें खोए। और यही देखने का कार्य धीरे धीरे पेन बॉडी को घुला देता है। अब आते हैं अगले बड़े कॉन्सेप्ट पर, ईगो। ईगो क्या है? ईगो वह झूठी पहचान है जो हम अपने विचारों, भावनाओं, उपलब्धियों, रिश्तों, चीजों और भूमिकाओं से बनाते हैं। ईगो कहता है, मैं ये नौकरी हूं, मैं ये कार हूं, मैं ये घर हूं, मैं ये नाम हूं, मैं दूसरों से बेहतर हूं या मैं दूसरों से कमतर हूं। असल में ये सब हमारे बाहरी लेबल हैं, लेकिन ईगो इन्हें हमारी असली पहचान मान लेता है। ईगो की चालाकी। ईगो को अपनी मौजूदगी बनाए रखने के लिए लगातार तुलना, प्रतिस्पर्धा और असंतोष चाहिए। वो हमेशा कहेगा, जब मुझे ये मिलेगा तब मैं खुश रहूंगा, जब मैं इस मुकाम पर पहुंचूंगा तब जिंदगी सही होगी। लेकिन जैसे ही आप एक लक्ष्य पा लेते हैं, ईगो नया लक्ष्य बना देता है और आप फिर दौड़ में लग जाते हैं। ईगो और समय। ईगो का सबसे बड़ा खेल है आपको अतीत और भविष्य में फंसाए रखना, क्योंकि अब में ईगो के पास पकड़ने लायक कुछ नहीं होता। अगर आप आज में जियोगे बिना लेबल, बिना तुलना, बिना ड्रामा, और ईगो को ये स्थिति पसंद नहीं। एक रोजमर्रा का उदाहरण, मान लीजिए आपने नया फोन खरीदा। शुरू में आपको बहुत खुशी मिलती है, लेकिन कुछ हफ्तों बाद जैसे ही आपका दोस्त उससे भी अच्छा फोन ले आता है, आपका ईगो कहता है तुम्हारे पास पुराना मॉडल है, और खुशी गायब। ईगो से मुक्त कैसे हो? ईगो को हराने की कोशिश मत करो, बस उसे देखो। जब आप महसूस करें कि आप किसी से तुलना कर रहे हैं या भविष्य की किसी चीज के लिए बेचैन हैं, तो रुक जाएं और अपने अंदर कहें, ये मेरा ईगो बोल रहा है, मेरी असली पहचान नहीं। जैसे ही आप ये करते हैं, ईगो की पकड़ ढीली पड़ने लगती है और आप आज में लौट आते हैं। यह था पेन बॉडी और ईगो का एक्सप्लेनेशन। दोनों हमें आज में जीने से दूर रखते हैं और दोनों से निपटने का एक ही तरीका है, अवेयरनेस। आइए चौथा अध्याय समझते हैं, प्रेजेंट मोमेंट में जीने का अभ्यास। दोस्तों, हमने समझा कि अतीत और भविष्य में जीना हमें पीड़ा और असंतोष देता है और प्रेजेंट में जीना हमें शांति और आजादी देता है। लेकिन सवाल ये है, प्रेजेंट में कैसे जिया जाए?
नंबर 1, अपने शरीर को महसूस करें। आपका शरीर हमेशा आज यानी प्रेजेंट में होता है। वह अतीत में नहीं जा सकता, भविष्य में नहीं जा सकता। जब भी आपका दिमाग भाग रहा हो, बस एक पल के लिए अपना ध्यान शरीर पर लाएं। पैरों का जमीन को छूना महसूस करें। सांस का आना जाना देखें। दिल की धड़कन सुनें। ये आपको तुरंत वर्तमान में खींच लाता है। नंबर 2, सांस का सहारा लें। सांस सबसे आसान दरवाजा है प्रेजेंट में प्रवेश करने का। दिन में कई बार बस 3-4 गहरी सांस लें और हर सांस को महसूस करें। सांस लेते समय ठंडी हवा नाक से भीतर जा रही है, सांस छोड़ते समय गर्म हवा बाहर निकल रही है। बस इतना ही और आप अब में हैं। नंबर 3, विचारों को लेबल करना। जब भी कोई विचार आए, उसे नाम दें। योजना, चिंता, याद, फिक्र। जैसे ही आप विचार को नाम देते हैं, वह विचार अपना जादू खो देता है और आप उसे सिर्फ एक घटना की तरह देख पाते हैं। नंबर 4, छोटी छोटी गतिविधियों में पूर्ण ध्यान। अगर आप चाय पी रहे हैं, सिर्फ चाय के स्वाद, उसकी गर्मी और उसकी खुशबू पर ध्यान दें। अगर आप चल रहे हैं, तो पैरों की हर चाल को महसूस करें। ये साधारण सी आदतें आपके दिमाग को वर्तमान में टिकाए रखती हैं। अध्याय 5 में एक्सेप्टेंस, स्वीकार्यता और सरेंडर, समर्पण को समझते हैं। एक्सेप्टेंस जो है, उसे मान लेना। एक्सेप्टेंस का मतलब है जो इस वक्त है, उसे वैसा ही स्वीकार करना। इसका मतलब ये नहीं कि आप कभी बदलाव नहीं करेंगे, बल्कि ये है कि आप बदलाव अब की स्थिति को स्वीकार करने के बाद करेंगे, न कि उससे लड़ते हुए। उदाहरण, मान लीजिए आप ट्रैफिक में फंस गए। आप गुस्सा हो सकते हैं, हॉर्न बजा सकते हैं, मन ही मन चिल्ला सकते हैं, लेकिन क्या इससे ट्रैफिक हट जाएगा? नहीं। अगर आप इसे स्वीकार कर लें, हाँ, मैं इस समय ट्रैफिक में हूं, तो आपका तनाव खत्म हो जाएगा और आप शांत रहेंगे। सरेंडर, जीवन के साथ बहना। सरेंडर का मतलब हार मानना नहीं, बल्कि जीवन के साथ तालमेल बिठाना है। जब आप सरेंडर करते हैं, तो आप मान लेते हैं कि हर स्थिति अभी जैसी है, उसका कोई कारण है और आप उसी से शुरुआत करेंगे। लेखक कहते हैं, सरेंडर इज द सिंपल बट प्रोफाउंड विजडम ऑफ यील्डिंग टू रादर दैन अपोजिंग द फ्लो ऑफ लाइफ। यानी जब आप जीवन के प्रवाह के साथ चलते हैं, तो आप दर्द से बचते हैं और शांति पाते हैं। एक गहरा सा उदाहरण है। मान लीजिए किसी ने आपको गलत समझा और आपकी छवि खराब कर दी। ईगो कहेगा, तुम्हें लड़ना चाहिए, सबको सच बताना चाहिए। लेकिन सरेंडर का मतलब है आप पहले भीतर से शांत हो जाएं और फिर सही समय और तरीके से प्रतिक्रिया दें, न कि तुरंत भावनाओं के वश में होकर। अध्याय नंबर 6, रिलेशनशिप्स में नाव की शक्ति। रिश्तों में समस्या क्यों आती है? अधिकतर रिश्तों में तनाव का कारण यह है कि हम एक दूसरे को वास्तव में नहीं सुनते। हम या तो अतीत की शिकायतों में अटके रहते हैं, तुमने पहले ये किया था, या भविष्य की अपेक्षाओं में, तुम्हें आगे ये करना चाहिए। नाव में सुनना। जब आप किसी को सुन रहे हों, तो पूरे ध्यान से सुनें। बीच में मत काटें। मन में जवाब तैयार मत करें। बस उनकी बात को महसूस करें। ये छोटी सी चीज रिश्तों में गहराई और भरोसा लाती है। ईगो और रिश्ते। रिश्तों में सबसे बड़ी चुनौती ईगो है। ईगो कहता है, मैं सही हूं, तुम गलत हो। लेकिन अगर दोनों पार्टनर ईगो से अवेयर हैं, तो ईगो की जगह सहयोग और समझ आ जाती है। एक अभ्यास। अगली बार जब आपके किसी करीबी के साथ बहस हो, तो 5 सेकंड रुक जाएं, गहरी सांस लें और खुद से कहें, मैं प्रेजेंट में हूं, मैं इस पल को देख रहा हूं। आप पाएंगे कि बहस की तीव्रता कम हो गई है। शरीर और सांस को महसूस करके प्रेजेंट में लौटें। एक्सेप्टेंस और सरेंडर से तनाव कम करें। रिश्तों में नाव यानी प्रेजेंट को अपनाकर गहराई और शांति लाएं। अध्याय नंबर 7, माइंड वर्सेस कॉन्शियसनेस। दोस्तों, हमारी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा माइंड के कंट्रोल में गुजरता है। माइंड यानी विचारों का ताना बाना, भावनाओं की लहरें, यादें, कल्पनाएं और भविष्य की योजनाएं। लेकिन इसके पीछे एक और गहरी शक्ति है, कॉन्शियसनेस, यानी हमारी असली जागरूकता। माइंड एक उपयोगी लेकिन खतरनाक टूल। माइंड का असली काम है
जानकारी प्रोसेस करना, समस्याएं हल करना, फैसले लेना। अगर हम माइंड का सही इस्तेमाल करें तो यह बहुत मददगार है। लेकिन समस्या तब होती है जब माइंड हमें इस्तेमाल करने लगता है। यानी हम 24 घंटे सोचते रहते हैं, अक्सर बेकार की बातें, पुरानी कहानियां और भविष्य की चिंताएं। कॉन्शसनेस हमारी असली पहचान। कॉन्शसनेस वह है जो माइंड को देख रही है। जब आप अपने विचारों को देखते हैं और कहते हैं, हाँ अभी मेरे मन में ये विचार है, तो ये देखने वाला आप भी आपकी कॉन्शसनेस है। कॉन्शसनेस स्थिर, शांत और हमेशा अब में होती है। माइंड बदलता है, लेकिन कॉन्शसनेस नहीं। माइंड और कॉन्शसनेस का रिश्ता। एकहार्ट कहते हैं, माइंड और कॉन्शसनेस ऐसे हैं जैसे आसमान और बादल। बादल आते जाते रहते हैं, लेकिन आसमान हमेशा वही रहता है। अगर आप अपने आप को बादलों से जोड़ते हैं तो आप हर मौसम में उलझेंगे। लेकिन अगर आप खुद को आसमान मानते हैं तो आप स्थिर और स्वतंत्र रहेंगे। एक अभ्यास। आराम से बैठ जाएं और आंखें बंद करें। अपने विचारों को आते जाते देखें, जैसे आप सड़क पर गुजरती गाड़ियों को देख रहे हैं। किसी विचार के पीछे मत भागें, बस देखें कि वो कैसे आता है और चला जाता है। कुछ ही मिनटों में आपको एहसास होगा कि आप विचार नहीं हैं, आप तो देखने वाले हैं। अध्याय 8, सचेतनता की गहराई। सचेतनता का पहला स्तर, विचारों को देखना। पहला कदम है यह जानना कि आप सोच रहे हैं। ज्यादातर लोग बिना जाने सोचते रहते हैं। जब आप सोचते हुए खुद को पकड़ लेते हैं तो आप सचेत हो जाते हैं। दूसरा स्तर, विचारों के बीच की खाली जगह। जब आप विचारों को देखना शुरू करते हैं तो आपको उनके बीच छोटे छोटे गैप दिखाई देंगे, कुछ सेकंड का सन्नाटा जिसमें कोई विचार नहीं है। यही गैप आपकी शांति का दरवाजा है। तीसरा स्तर, स्थायी उपस्थित रहना। समय के साथ आप पाते हैं कि आप पूरे दिन के ज्यादातर पलों में सचेत रह सकते हैं, चाहे आप चल रहे हों, खा रहे हों, काम कर रहे हों या किसी से बात कर रहे हों। ये कोई एकदम से नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे अभ्यास से आता है। गलती से बचा। एकहार्ट चेतावनी देते हैं, सचेतनता को मन का नया लक्ष्य मत बनाइए कि मुझे हमेशा अब में रहना है। ये फिर से माइंड का खेल बन जाएगा। बस हर बार जितनी बार याद आए, अब में लौट आइए। अध्याय 9, जीवन का आध्यात्मिक आयाम। अब भी आध्यात्मिकता का द्वार है। एकहार्ट कहते हैं, असली आध्यात्मिकता किसी किताब, मंदिर या गुरु में नहीं है। वो है सीधे अनुभव में, जो इस पल में हो रहा है। अगर आप पूरे ध्यान से एक फूल को देख सकते हैं, उसकी खुशबू महसूस कर सकते हैं और पूरी तरह उस पल में खो सकते हैं, तो यही ध्यान, यही प्रार्थना, यही आध्यात्मिकता है। फॉर्म और फॉर्मलेस। हमारा भौतिक संसार फॉर्म है, शरीर, वस्तुएं, घटनाएं। लेकिन इन सब के पीछे जो फॉर्मलेस है, चेतना, आत्मा, जीवन, ऊर्जा, वही असली आधार है। अब में रहना आपको इस फॉर्मलेस से जोड़ता है। डेथ और ना। मौत का डर इसीलिए होता है क्योंकि ईगो अतीत और भविष्य से जुड़ा होता है। लेकिन अगर आप प्रेजेंट यानी अब में हैं, तो मौत का डर खत्म हो जाता है, क्योंकि अब में कोई अंत नहीं है, सिर्फ अनुभव है। एक अनुभवात्मक अभ्यास। अभी कुछ सेकंड के लिए सुनने पर ध्यान दें। कमरे की आवाजें, दूर का ट्रैफिक या पक्षियों की चहचहाहट, उन आवाजों के बीच की खामोशी को महसूस करें। वो खामोशी ही आपके भीतर का आध्यात्मिक आयाम है। माइंड एक टूल है, लेकिन असली आप कॉन्शियसनेस हैं। सचेतनता गहरी होती है जब आप विचारों के बीच की शांति को पहचानते हैं। अब भी आध्यात्मिकता का असली द्वार है, जो आपको फॉर्मलेस से जोड़ता है। अध्याय नंबर 10, इनर बॉडी अवेयरनेस, भीतरी शरीर की जागरूकता। दोस्तों, एकहार्ट टोले कहते हैं, अब में रहने के सबसे शक्तिशाली तरीकों में से एक है अपने भीतरी शरीर को महसूस करना। भीतरी शरीर क्या है? भीतरी शरीर का मतलब है आपके अंदर की ऊर्जा उपस्थिति। अगर आप कुछ देर शांत बैठकर अपने हाथ या पैर पर ध्यान दें तो बिना हिलाए आपको उसमें हल्की सी कंपन या जीवंतता महसूस होगी। यही आपकी लाइफ एनर्जी है। ये क्यों जरूरी है?
जब आप अपने भीतरी शरीर से जुड़े रहते हैं तो आपका ध्यान बाहर की दुनिया से हटकर भीतर की शांति में टिक जाता है। ये आपको तुरंत अब में खींच लाता है। एक सरल अभ्यास करें। आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। अपने दोनों हाथों पर ध्यान केंद्रित करें। बिना हिलाए महसूस करें कि उनमें हल्की सी ऊर्जा, गर्माहट या कंपन है। धीरे धीरे ये एहसास पूरे शरीर में फैलाएं। कुछ ही मिनटों में आपको लगेगा कि आप भीतर से बहुत हल्के और शांत हैं। अध्याय नंबर 11, समय का भ्रम। क्लॉक टाइम वर्सेस साइकोलॉजिकल टाइम। एकहार्ट समय को दो हिस्सों में बांटते हैं। क्लॉक टाइम जो घड़ी और कैलेंडर पर है, जैसे ट्रेन का समय, मीटिंग का शेड्यूल, जन्मदिन की तारीख। साइकोलॉजिकल टाइम जो आपके दिमाग में है, यानी अतीत में अटकना और भविष्य की चिंता करना। क्लॉक टाइम जरूरी है, लेकिन साइकोलॉजिकल टाइम ही तनाव और चिंता का कारण है। समस्या कब होती है? जब आप वर्तमान को सिर्फ एक साधन बना देते हैं भविष्य के लिए। उदाहरण, मैं अभी ये कर रहा हूं ताकि कल खुश हो सकूं, लेकिन कल कभी नहीं आता क्योंकि जब वो आता है तो वो भी अब बन जाता है। समाधान: हर लक्ष्य की ओर काम कीजिए, लेकिन रास्ते के हर पल का आनंद लें, क्योंकि जिंदगी सिर्फ मंजिल नहीं है। अध्याय नंबर 12, सफरिंग का अंत। पेन वर्सेस सफरिंग। एकहार्ट बताते हैं, दर्द, पेन जीवन का हिस्सा है, लेकिन पीड़ा, सफरिंग वैकल्पिक है। दर्द आता है चोट, हानि, बीमारी के रूप में, लेकिन पीड़ा तब आती है जब हम उस दर्द के बारे में लगातार सोचते रहते हैं, उसका विरोध करते हैं या अतीत में लौटकर उसे बार बार जीते हैं। कैसे खत्म हो सकती है पीड़ा? जो भी हो रहा है उसे पूरी तरह स्वीकार लें। अपने विचारों को देखें, उनमें डूबे नहीं। समझें कि हर अनुभव अस्थायी है। एक गहरी सच्चाई जो है उसे हाँ कहो, ये 3 शब्द एकहार्ट के अनुसार आपकी आधी पीड़ा तुरंत खत्म कर सकते हैं। अध्याय नंबर 13, रोजमर्रा की जिंदगी में अब यानी प्रेजेंट। काम करते समय, चाहे आप ऑफिस में हो, घर के काम कर रहे हो या सड़क पर चल रहे हो, हर काम को पूर्ण ध्यान से करें, जैसे वही इस वक्त आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काम है। दूसरों से बातचीत करते समय, जब कोई आपसे बात करे तो सच में सुने। सिर्फ शब्द नहीं, उनके भाव, उनकी ऊर्जा भी महसूस करें। तनाव के पलों में, तनाव आते ही तुरंत शरीर और सांस पर ध्यान लाएं। इससे आपका ध्यान माइंड से हटकर अब में आ जाएगा और तनाव कम हो जाएगा। प्रकृति से जुड़ा, दिन में कुछ समय पेड़ों, आसमान, हवा, बारिश या सूरज की रोशनी को देखने में बिताएं। ये आपको बिना मेहनत अब में खींच लाते हैं। इसका लास्ट अध्याय नंबर 14, द पावर ऑफ नाउ, जीवन की असली आजादी। अब में आजादी क्यों है? क्योंकि अतीत एक स्मृति है, भविष्य एक कल्पना। सिर्फ अब ही वास्तविक है, और यही एक जगह है जहां जीवन घट रहा है। लेखक का संदेश: When you live in the now, you are free from the burden of the past and the anxiety of the future. यानी जब आप अब में जीते हैं तो आप अतीत के बोझ और भविष्य की चिंता से मुक्त हो जाते हैं। अंतिम प्रेरणा: दोस्तों, जीवन कोई इंतजार करने की जगह नहीं है। खुशी, शांति, प्यार, ये सब भविष्य में मिलने वाली चीजें नहीं हैं, बल्कि इस पल में मौजूद हैं। आपको बस उन्हें महसूस करने की आदत डालनी है। अगर आप आज से ही हर दिन कुछ पल रुककर अपने शरीर, सांस और इस क्षण को महसूस करना शुरू कर दें, तो धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपकी जिंदगी बदल रही है। तनाव कम हो जाएगा, रिश्ते बेहतर हो जाएंगे और भीतर एक गहरी शांति बस जाएगी। याद रखिए, अभी ही आपकी असली शक्ति है। इसे अपनाइए और अपनी जिंदगी को एक नई रोशनी में देखिए।
दोस्तों, ऐसे ही और ऑडियो बुक सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।